नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत है, लेकिन बीते हफ्ते की जहां तक बात है तो एक दमदार रैली हमने इंडियन मार्केट्स में बनती हुई देखी है। ना केवल बीता हफ्ता बल्कि पिछले 6 हफ्ते से लगातार मार्केट्स में जो रिकॉर्ड तेजी का रन है वो जारी है। 2024 की बात करें तो सबसे लंबा तेजी का दौर है जो कि इंडियन मार्केट्स में 2024 के दौरान देखने को मिला है। तो इस हफ्ते कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे कमाई होगी, कहां पे आपको ज़्यादा ध्यान देके चलना है, कौन से नतीजे आने वाले हैं, किन सेक्टर्स पर आपको ध्यान देना है, इन सब पर बातचीत करने के लिए और हमें मार्केट के को लेकर गाइड करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। शरदमिश्रा.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में बुलाने के लिए। चलिए सर, ये हफ्ता उम्मीद करते हैं कि पिछले हफ्ते या इनफैक्ट पिछले 6 हफ्तों की तरह मार्केट्स में देखने को मिले, लेकिन बीता हफ्ता कैसा रहा है, शुक्रवार की क्लोजिंग कैसी देखने को मिली है, ये ज़रा एक जल्दी से कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपके सामने रखते हैं कि बाजार में पिछले हफ्ते की क्लोजिंग कैसी देखने को मिली थी। फिर आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे कि बाजार में इस हफ्ते का मूव किस तरह का देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते की जहां तक बात है या शुक्रवार की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से दमदार तेजी के साथ हमने देखा वीकली क्लोजिंग होती हुई दिखी है। इनफैक्ट बाजार फिर से रिकॉर्ड हाइस पर जाके बंद होते हुए देखे और वो भी वीकली क्लोजिंग के दिन। फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो एक दमदार रैली के साथ देखने को मिली। निफ्टी करीब करीब 200 अंक, सेंसेक्स 600 अंकों से ज़्यादा और बैंक निफ्टी 8 अंक की ही सही लेकिन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ ही बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग होती हुई दिखी। दिन के दौरान निफ्टी ने 24,600 का लेवल ऑलमोस्ट छू लिया था, 24,592 का हाई मारा। वहां पे क्लोजिंग तो नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ एक बार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पे ही निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स ने 80,893 ये नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जो कि छुआ और जो क्लोजिंग हुई है वो 80,500 के ऊपर हुई है, जो कि इंडियन मार्केट्स के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। इसके अलावा आप इंट्राडे हाई से देखें तो बैंक निफ्टी में ज़रूर हमने देखा कि जो करेक्शन है वो देखने को मिला 515 अंकों के आसपास का, जिस वजह से महज 8 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही बैंक निफ्टी में हमने क्लोजिंग दिन के दौरान होती हुई देखी। सेक्टर्स की बात करें तो उसमें IT स्टार परफॉर्मर था, इनफैक्ट इकलौता ड्राइवर था मार्केट का जिसने दमदार तेजी दिखाई, जिस वजह से हमने देखा मार्केट्स में मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा मीडिया और सर्विसेज सेक्टर में भी खरीदारी थी। जिन सेक्टर्स में प्रेशर था वो ऑलमोस्ट गुरुवार के जैसे ही थे, क्योंकि रियल्टी, कैपिटल गुड्स, PSU बैंक और ऑटो, इन शेयरों में हमने शुक्रवार के दिन में भी कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। गेनर्स ऑब्वियस हैं, TCS जिसके नंबर्स आए थे उसका इंपैक्ट हमने शुक्रवार के सेशन में आता हुआ दिखा। दमदार रैली के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और इसके नतीजों का असर हमने बाकी स्टॉक्स भी देखा। विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, ये 4 बड़े दिग्गज हैं निफ्टी के और इनमें ही हमने देखा टॉप गेनर्स की सूची में यही स्टॉक सबसे ऊपर शामिल थे जहां तक निफ्टी गेनर्स की बात है। लूजर्स की बात करें तो उसमें मारुति, क्योंकि ऑटो सेक्टर गिरा था, डीवी स्लैब, कोल इंडिया और इसके साथ साथ एशियन पेंट्स, BPCL, कोटक बैंक, हिंडाल्को, ये सारे लूजर्स की सूची में शामिल थे। एडवांस डिक्लाइन की अगर आप बात करें तो शायद आपको उससे पिक्चर क्लियर और हो जाएगी। 979 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़ने वाले थे, बनस्पत इसके कि 1501 शेयर गिर रहे थे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि IT का कितना डोमिनेंस है। केवल एक सेक्टर की वजह से बाजार में जो दमदार एक्शन है वो बनता हुआ दिखा। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखेंगे तो हल्की वहाँ पे एक्शन के साथ क्लोजिंग हुई। मिड कैप 25 अंक चढ़ के बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 72 अंकों की कमजोरी के साथ ही शुक्रवार के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। अगर आप वायदा बाजार की ओर चलेंगे तो वायदा बाजार में भी आपको कोफोर्स यानी कि मिड कैप IT का दबदबा दिखेगा। इसमें बिरला सॉफ्ट, मन्नापुरम फाइनेंस, ये कुछ गेनर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एम्फोसिस, परसिस्टेंट, डालमिया भारत, इन्फो एज, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। और लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें IOC, ABB, वोडाफोन आइडिया, PFC, एस्ट्रल, ये वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में शामिल थे। ब्रॉडर मार्केट्स की जहाँ तक बात है उसके गेनर्स में भी आप देखेंगे तो रेलटेल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ऑयल इंडिया, KPIT टेक, ये गेनर्स में शामिल थे। और लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, IOC, JBM ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट झेल लेते शुक्रवार के सेशन की जहां तक बात है। तो IT डोमिनेटेड मार्केट हमने देखा, फ्राइडे को लीड करता हुआ देखा। मार्केट में सर एक बार फिर से हमने देखा 1% के आसपास की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। 6 हफ्ते से मार्केट में लगातार तेजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। 2024 का सबसे लंबा तेजी का दौर है मार्केट में हमने बनता हुआ देखा है। तो अब जो 24,500 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, उसके बाद और कितनी तेजी आपको नजर आ रही है सर? संदीप जी, 8 तारीख को मंडे को आपने हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ बैठ करके। और उस दिन भी ये डिस्कशन हुआ था कि कहीं ना कहीं 83% के आसपास FII का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पहुंच गया था और हिस्टोरिकली 88 to 92% जाता है।
तो मुझे याद पड़ता है उस दिन में डिस्कशन हुआ था कि निफ्टी का सपोर्ट नीचे की तरफ 24,150, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट आपको 51,775, 51,775। तो 24,150, 51,777 के 5 के आसपास जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास का सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट था, वहीं पर ही 24,150 के आसपास, 150, 100, 200 के आसपास पुट राइटर का बेस था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो 51,800, 52,000 के आसपास जबरदस्त पुट राइटर का बेस था। तो और संदीप जी, जब कभी देखिए जून के दौरान, जून के फर्स्ट वीक से ही 4 तारीख के बाद से ही जब कभी आपसे या विपुल जी से या विवेक जी से बात करने का मौका मिला, निफ्टी आईटी में मैं स्पेशली बुलिश था। मैंने इस बात को शेयर भी किया था कि देखिए निफ्टी आईटी में एक जबरदस्त ट्रैक्शन है। अगर आप देखें जिस तरह से जैफरीज की रिपोर्ट आई थी एक्सेंचर को लेकर के कि कहीं ना कहीं जहां कहीं भी जिन प्रोजेक्ट्स में भी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आ रही है, और ये बहुत बड़ा की टेक अवे था एक्सेंचर के रिजल्ट से। उसके बाद ही देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि 39,000 तक ये निफ्टी, उस वक्त निफ्टी आईटी करीब 34,000 की जोन में ट्रेड कर रहा था। उस वक्त भी मैंने शेयर किया था कि 39,000 तक निफ्टी आईटी जा सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम का जिक्र किया था, उस दौरान भाव था करीब, मुझे याद पड़ता है 3600 रुपए के आसपास, टारगेट था 4800, जो आज मीट होता हुआ दिखाई दिया। एम्फेसिस का जिक्र किया था। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और वही हुआ एग्जैक्टली मुझे लगता है शायद वही 51,775 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी अभी भी काफी स्लगिश है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखें काफी अच्छा ट्रैक्शन है। लास्ट टाइम भी मैंने टारगेट आपको दिया था 24,900, तो अभी भी वो टारगेट इंटैक्ट है। मुझे लगता है आज तो ऑल टाइम हाई लगा है निफ्टी में, मुझे लगता है 24,900 की तरफ धीरे धीरे हम जाएंगे, और निफ्टी आईटी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करेगा। तो इसको प्ले कैसे करें? देखिए बैंक निफ्टी को कुछ समय के लिए इग्नोर करें। बैंक निफ्टी में उस दौरान भी डिस्कशन हुआ था, फिर मैं कहता हूं पूरा फोकस निफ्टी आईटी पर रखें। और अगर आप देखिए जिस तरह से आज निफ्टी आईटी ने मूव आया, ये ऑलरेडी काफी कुछ डिस्काउंटेड था। तो निफ्टी को कैसे प्ले करें? निफ्टी का आप 24,600 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए। अभी का भाव चल रहा है करीब, आज जैसे भी खुलेगा आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं 115 से 165 पर आप जो है इसको खरीदने की कोशिश कीजिए। 115 पर ही स्टॉप लॉस रखिए। इसका भाव आएगा 250 और 330। ये मंथली ऑप्शन है ये, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर आप इस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेगा, गिरेगा नहीं। वही 51,750 का लेवल रहेगा। एक्सिस बैंक का एक अच्छा सपोर्ट है। तो थोड़ा सा आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक अगर सपोर्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। लेकिन सारा सारा फोकस अगर आप देखें निफ्टी के अंदर ट्रेड बनता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा बड़ा मूव आईटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप अगर चाहें तो टीसीएस की एक कॉल ऑप्शन ले लीजिए। टीसीएस का 4,200 रुपए का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 52 से 65 रुपए के भाव में, अभी का भाव आज का जैसे भी खुलेगा 52 to 65 खरीदिएगा। ये महीने आपको 87 और 110, 87 और 110 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 40 रुपए पर रख लीजिए। ओके, ठीक है। तो आप चाहें तो निफ्टी को प्ले आउट करने के लिए निफ्टी का आप कह रहे हैं सर 21,600 का कॉल बाय कर लीजिए, यानी कि इन द मनी कॉल खरीदने की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं 21,600 का खरीदने की बात कर रहा हूं। अगर मैं निफ्टी का स्पॉट अभी करीब 24,500 है, तो मैं 24,600 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदने की बात कर रहा हूं। ओके, तो ठीक है, टाइपो एरर था फिर सर। आप कह रहे हैं कि 24,600 का जो कॉल है 25 जुलाई, यानी कि जो मंथली ऑप्शन है उसको आपको खरीदना है। 115 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसमें 250 रुपये माफ़ कीजिए, और 330 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप हो गया निफ्टी की तेज़ी को प्ले करने का तरीका। और टीसीएस में जहाँ तक मजबूती की बात है तो टीसीएस का भी आप 4,200 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। आउट ऑफ द मनी है, 52 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसको आप 87 और 110 रुपये के टारगेट के लिए खरीदें। और टीसीएस में हो सकता है कि आपको 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर ये जो 4,200 रुपये का कॉल ऑप्शन है ये आपको तगड़ी कमाई कराता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी आईटी की तो बात हुई है, 3,900 तक के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकते हैं। ये हमने पिछले सोमवार को भी बातचीत करी थी सर, मुझे याद है। मैंने इनफैक्ट वो शीट खोल ली जिसमें आपने इन्फोसिस में बाय करने की राय दी थी। 1,640 रुपये का रेजिस्टेंस बताया था, 1,780 का टारगेट था। परसिस्टेंट सिस्टम में आपने कहा था 5,800 के टारगेट। एम्फोसिस में पहला टारगेट 2,800 का, और उसके बाद 3,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
सर आपने कई सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स की उस समय भी बातचीत करी थी, जिसमें आपने परसिस्टेंट को कवर किया था, एम्फोसिस को कवर किया था, लेकिन टीसीएस के नतीजों के साथ साथ हमने देखा सर जो सोनाटा सॉफ्टवेयर हुआ, केपीआईटी टेक हुआ, जेंसा टेक हुआ, बिरला सॉफ्ट हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिला है। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपके रडार पे है टीसीएस के नतीजों के बाद, जिस तरह का यूफोरिया या मोमेंटम इस पूरे सेक्टर में दिखेगा, क्या कुछ इनमें से भी कुछ खरीदा जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर आप कहीं ना कहीं जेंसार को देखें तो जेंसार का अदरवाइज भी अगर जेंसार का परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं खरीदारी करनी चाहिए। हम्म। अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन सर्विस रिवेन्यू रहा है, लगभग 1% की वाई वाई ग्रोथ रही थी। तीन फाइनेंशियल आप देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, करीब 3 रीजन में 4 वर्टिकल्स में अच्छे क्लाइंट्स हैं, बीएफआईएसआई एमपीएस वगैरह सेक्टर में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो जेंसार में मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं 670 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले, ये ऑलरेडी मार्केट को ऑलरेडी निफ्टी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन रख के चल रहा है। मुझे लगता है 900 रुपए के भाव की तरफ जा रहा है, 680 पर इसका स्टॉप लॉस लगाइए और इस पे बिल्कुल एंट्री कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए। 670 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। बिरला सॉफ्ट अगर देखिए, पहले भी डिस्कशन हुआ था बिरला सॉफ्ट को लेकर के, मुझे लगता है हम्म। बेस अच्छा 670 रुपए के आसपास बिरला सॉफ्ट का बन गया है। ये 850 की तरफ जा रहा है, तो कोई भी डिप आती है बिल्कुल खरीद, क्योंकि देखिए बड़ा कैंडल निफ्टी आईटी में बना है, तो हो सकता है एक दो दिन कंसोलिडेशन रहे आज कल लेकर के, लेकिन अगर आप पोजिशनली लेके चलेंगे तो 670 के स्टॉप लॉस से बिरला सॉफ्ट में पहला टारगेट आप रख लीजिए 780, दूसरा टारगेट रख लीजिए 850। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको ये दोनों टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए एफएल इंडिया में पहले देखिए मैंने पहले भी किसी शो में शेयर किया था। अगर आप देखिए बेहतरीन क्वार्टर 4 का रेवेन्यू क्लॉक हुआ है, करीब 500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू क्लॉक हुआ है, और 42% की वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली थी क्वार्टर 4 में के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह का डेवलप्ड मार्केट में टर्न अराउंड है और सेल्स और मार्केटिंग में कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो पे ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 के लगभग नए जनरल एआई पेटेंट क्लेम्स हैं, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 36 पेटेंट्स हैं। ये स्टॉक कहाँ जा रहा है? ये 2000 रुपए की तरफ जा रहा है एप्पल। यहाँ पर बेस बना हुआ है बहुत डिसेंट, करीब 1250 के आसपास। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। पोजिशनली दिसंबर तक का समय दीजिए, 2000 रुपए में इसके भाव दिखाई देंगे। अभी स्पॉट 1400 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट की आपने बातचीत करी, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं जेंसा टेक मिड कैप आईटी स्पेस से, और एफएल इंडिया जहाँ पे पहले भी खरीदारी करने की राय दी गई थी, इस स्टॉक को भी आप अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो आईटी में टीसीएस तो परफॉर्म करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इन तीनों स्टॉक्स पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। एक बार सर अगर आप एचसीएल टेक पे भी अपना व्यू शेयर कर दें। जी तो देखिए, अगर आप एचसीएल टेक को देखें तो जी तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे एचसीएल टेक के अंदर तो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, और मुझे लगता है ऑलरेडी काफी कुछ इसके अंदर प्राइस्ड इन है। एक बड़ा मूव 1300 के आसपास का बेस था, तो एक बहुत अच्छा मूव इसने ऑलरेडी दिया है। मुझे लगता है जो अभी पर्टिकुलर ट्रेंड है इसमें कम से कम 1650 के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को एक बात थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो जुलाई के दौरान बहुत अच्छा मूव आया, जून में भी बहुत डिसेंट मूव इन स्टॉक्स के अंदर बना है। तो क्या होगा, चूंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है चॉपीनेस आ जाए, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप हो जाते हैं। मुझे लगता है 1400 रुपए के आसपास अगर आप बेस समझते हैं एचसीएल टेक का, तो खरीद का भाव बाय ऑन डिप्स का रखिए 1430 के आसपास का बेस रखिए। कम से कम आपको 1660 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे एचसीएल टेक में, और अगर 1660 ब्रीच होता है तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ 1660 पे ऑब्जर्व कीजिए। अगर एक बार कंसोलिडेट करके ऊपर चलता है तो 1800 तक के भी टारगेट आपको एचसीएल में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेस 1430 का है। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, 10 रुपए है तो 3-3 रुपए करके डालिए, बाय कीजिए, आपको 1600-1800 तक के भाव भी देखने को एचसीएल टेक में मिल सकते हैं। ओके, तो 1600-1800 तक के जो भाव हैं वो भी एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। तो
TCS तो बाय करना ही है, उसके कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। मिड कैप IT की बातचीत भी होगी, और HCL टेक जिसके शुक्रवार को नंबर्स आए थे वहाँ पे भी हमने देखा है कि तेज़ी का रुझान बरकरार रह सकता है। 1600-1800 तक के जो टारगेट्स हैं वो HCL टेक के स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई IT सेक्टर की, जो कि स्टार परफॉर्मर था। इनफैक्ट एक ऐसा इकलौता दिग्गज था जिसने पूरे बाजार को शुक्रवार को हमने देखा मजबूती के साथ बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर IT में तेज़ी नहीं होती तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाजार लाल निशान के साथ ही बंद होता, और उसका कारण है रियल्टी, कैपिटल गुड स्टॉक्स, ये सबसे ज़्यादा पिट रहे थे सर। अगर आप लोदा की बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसे हम जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा है कि ज़्यादातर दिनों में इसमें हमने मुनाफा वसूली या गिरावट का ही रुझान देखा है। DLF भी पार्टिसिपेट कर रहा था शुक्रवार को, करीब 1-1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल सर, रियल्टी और जो कैपिटल गुड्स में मुनाफा वसूली हो रही है उसमें कैसे व्यू बना के चलना चाहिए? जी देखिए, अगर आप मैक्रोटेक को देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल आपने बिल्कुल देखिए, यहाँ पर भी ऑलरेडी जहां पर भी ऑलरेडी अच्छे मूव्स आए थे, लिक्विडिटी फ्लो होता है अक्रॉस द सेक्टर्स, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो लिक्विडिटी फ्लो कहीं ना कहीं IT की तरफ है। पहले भी जून में भी था, उस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास कहीं ना कहीं दूसरे स्टॉक्स थे अक्रॉस। आप देखिए, कैपिटल गुड्स है, रियल्टी है, ऑटो है, राइट, बैंकिंग है, बहुत अच्छा मूव आया। अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक हो रही। मैक्रोटेक अगर किसी के पास है, मुझे लगता है एग्जिट करना चाहिए। इसमें शायद गिरावट में 1200 रुपए भी, 1395 का भाव है, 1200 तक के भी भाव आ सकते हैं। अगर आपको रियल्टी में प्ले करना है तो पहले भी संदीप जी, मुझे याद पड़ता है मैंने एक शेयर आप लोगों से शेयर किया है, सनटेक रियल्टी। हाँ। देखिए, बेस बहुत मजबूत है, करीब करीब 400-500 रुपए से लेके 530 रुपए के आसपास बेहतरीन बेस बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ 500 रुपए के आसपास, ये कहीं ना कहीं पहले 1620, अभी 583 का भाव है, कहीं ना कहीं 1620 पहला, और कहीं ना कहीं 760 अगला। अगर आप दिसंबर तक का समय दे, थोड़ा बहुत चॉपीनेस रह सकती है, तो 500 रुपए का बेस मान ले, 583 का भाव है, गिरावट में खरीदें 527 से 570 के बीच में। पोजिशनली दिसंबर तक होल्ड करें, आपको 765 तक के भाव भी यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक बार अगर अगर आपको प्ले करना है रियलिटी को, तो सनटेक रियलिटी पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। सनटेक रियल्टी हमारे साथ अंशुल जैन जी भी जुड़े थे, उन्होंने अपने पिक्स के तौर पे इसे शेयर किया था। शरद जी भी कई बार शेयर कर चुके हैं। तो रियल्टी में एक तरफ जहां गिरावट हो रही है, सनटेक रियल्टी उसमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अभी भी इसमें दमखम है, 620, 760, 765 तक के जो टारगेट हैं वो सनटेक रियल्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो नो डाउट रियल्टी में कमजोरी है, लेकिन ये शेयर एक आउट परफॉर्मर के तौर पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार के सेशन की बात करें तो सर, PSU बैंक एक और कमजोर कड़ी थी, और उसके साथ साथ ऑटो में भी हमने गिरावट का ही दौर देखा। मारुति के लिए हफ्ते के दौरान हमने देखा एक अच्छी खबर आई थी, जो रजिस्ट्रेशन फीस वेव ऑफ की गई थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों के लिए यूपी सरकार की ओर से, उस वजह से मूव आया था। लेकिन फ्राइडे को ये स्टॉक गिरकर ही बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा M&M की बात कीजिए, टाटा मोटर्स की बात कीजिए, या TVS मोटर की बात कीजिए, इन सब स्टॉक्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर मूव जो है अब मुनाफा वसूली की ओर ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या सर थकावट आ रही है ऑटो सेक्टर में? ऑटो एंसिलरी, जैसे आपने पिछली बार भी शायद हाईलाइट किया था, वहीं पे फोकस करना चाहिए? जी देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दीजिए तो बिल्कुल ऑटो में देखिए कहीं ना कहीं पर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैंने जब कभी भी डिस्कशन किया है संदीप जी, मैंने हमेशा बोला है कि बॉटम अप अप्रोच रखनी पड़ेगी इन्वेस्टिंग की। आप सेक्टर पकड़ के नहीं चल सकते, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। तो जिन स्टॉक्स में मूव है वहां आप खड़े रहें, थोड़ा बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। बिल्कुल देखिए, लिक्विडिटी फ्लो होगी, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रहना है तो आपको थोड़ा सा लंबे नजरिए से रहना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक बार फ्रैक्शन, देखिए IT में जिस तरह से आया है, आपको पहले एंटर करना चाहिए था। तो जहां पर आप एंट्री सही समय पे करेंगे वहां आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये इसी में देखिए, ऑटो एंसिलरी में मैंने आरके फोर्जिंग्स का बार बार जिक्र किया है। आप देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स वगैरह में इसका बिजनेस है। और बहुत अच्छा मूव देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नेट डेट टू एबिटा करीब करीब 0.7 के आसपास है, जो फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद से लोवेस्ट है। और जेएमटी ऑटो और जो इसका सब्सिडियरी हो MAPL MMPL का कहीं ना कहीं मर्जर हुआ है, तो जो कैपेसिटी है वो 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के 33,000 मेट्रिक टन पर एनम के आसपास आ गई है। मैनेजमेंट का मानना है कि करीब 60% ऑटोमोटिव और 40% नॉन ऑटोमोटिव कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिक्स होना चाहिए। अगले 3 से 5 साल में रेलवे सेगमेंट पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो संदीप जी। जो भी देखिए रेलवे सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या बिजनेस चाह रहा है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
तो देखिए, मुझे लगता है यहाँ 1230 के भाव खुलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 800 रुपए का बेस है स्टॉक के, अभी 920 रुपए का भाव है। पिछले एक वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बाय ऑन डिप्स, देखिए मैंने इसका पहले भी बाय ऑन डिप्स 880 900 रुपए के भाव पे दिया है। हम्म। पोजिशनली चलेंगे दिसंबर तक तो 1220 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप लास्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़े थे सर, तो आपने 1230 1400 रुपये तक के टारगेट रामकृष्ण फोर्जिंग्स पे दिए थे, और उस समय आपने एक एचबीएल पावर भी है, इसमें भी खरीदारी करने की राय दी थी 470 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और अभी भी ऑटो में जहां थकावट है, एंट्री आपको सही लेवल पे करनी चाहिए, बाय एंड डिप्स होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ऑटो एंसलरी में ज़्यादा मौके हैं। और रामकृष्ण फोर्जिंग पिछले हफ्ते भी आपको बताया गया था, अभी भी यहाँ पे आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आज की बात करते हैं, इस हफ्ते की बात करते हैं। इस हफ्ते बाजार में कैसा मूव देखने को मिल सकता है, कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सब पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अभी तक सर हमने निफ्टी की बातचीत करी है, लेकिन फ्राइडे के सेशन में हम बात करें तो एक तरफ बाजार ऊपर था, सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड हाइस पे जाके बंद हुए, लेकिन अपने इंटरडे हाई से 500 अंकों से ज़्यादा फिसलकर बैंक निफ्टी में शुक्रवार के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे हफ्ते की बात करें, वीकली बेसिस पे करीब आधा % के आसपास की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी में हमने हफ्ते की जो समाप्ति है वो होती हुई दिखी है। तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से ये जो आखिरी सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिली, 500 अंकों के आसपास का हमने जो डिप देखा इंटरडे हाई से, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं और इस हफ्ते कैसे स्ट्रेटेजाइज करें बैंक निफ्टी में? देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो मुझे अभी भी लगता है कि जैसा लास्ट वीक मंडे को मैंने आपसे शेयर किया था कि देखिए अभी भी 51,775 का स्पॉट एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 51,800 52,000 के आसपास अच्छा पुट राइटर का बेस है। तो उतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक्सिस बैंक को देखें तो एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए इंडसइंड भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड है, एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा बहुत, और एसबीआई वगैरह भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई को एक बार मैं अच्छा ट्रैक्शन देखना चाहूंगा। देखिए बेस बना हुआ है, बेस नहीं टूट रहा है। बेस तभी टूटेगा जबकि प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी आईटी में आएगी। तो निफ्टी आईटी, क्योंकि आईटी को सपोर्ट, निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन रहता है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खिसक सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स का व्यू है, एकदम ऊपर की तरफ खरीदना नहीं है। खरीदना कब तक नहीं है? जब तक 52 700 800 के पास का जो कॉल राइटर है, अब वो नहीं पोजीशन काटता है अपना, तब तक कहीं ना कहीं इसके अंदर स्लगिशनेस बनी रहेगी। तो अगर आपको निफ्टी आईटी को प्ले कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगर आपको दोबारा 51 800 या 52,000 के आसपास मिले तो 52,000 का एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए। आप ऊपर की तरफ चलाइए। मुझे लगता है 700 पॉइंट का ऊपर का मूव है। 52 700 काट देगा, अगर वो कॉल राइटर कवर कर लेगा पोजीशन, तो मुझे लगता है 53 800 तक का मूव आपको तब बनता हुआ दिखाई देगा। और टाइम हाई आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। लेकिन 52 700 का कॉल राइटर, 52 800 के कॉल राइटर को पोजीशन कवर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको आप प्ले कैसे कीजिए? दो स्टॉक्स पे प्ले कीजिए। एक्सिस बैंक, मुझे लगता है बड़ा मूव इसके अंदर बन रहा है, करीब ये 1500 रुपए की तरफ जा रहा है पोजिशनली। अगर आप देखें तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ व्यू रख सकते हैं आप। बेस करीब 1240 के आसपास का बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, यहां पर बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। 195 का भाव है। मुझे लगता है कि थोड़ा गिरावट पर इसको खरीदना चाहिए। इसका जो बेस है वो करीब 180 185 के आसपास बना हुआ है। पोजिशनली अगर आप देखें तो कम से कम 220 से 230 रुपए के भाव, अगर आप दो एक्सपायरी होल्ड करके चले, करीब जुलाई एक्सपायरी अगस्त एक्सपायरी तक आप होल्ड करें एक्सिस फेडरल बैंक को, तो आपको 220 से 230 तक के भाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक में आप पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 51 800 के आसपास डिप पे खरीदिए। 52 700 कटे तो ऊपर 53 800 के टारगेट के लिए बिल्कुल खड़े रहिए। तो या तो 52,000 तक आने दीजिए, नीचे में खरीदें बाय ऑन डिप्स पे, या फिर आप कह रहे हैं कि 52,700 52,800 ऊपर की ओर ब्रीच हो जाए या पार हो जाए तब बैंक निफ्टी में खरीदारी करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल सही आपने बोला। अदरवाइज क्या होगा, चॉपीनेस में क्या होगा कि आप अटक जाएंगे और आपको तब समझेगा नहीं कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी डीप है। 15 800 के आसपास का स्टॉप लॉस, अगर अगर आपने थर्सडे को खरीदा है, लास्ट थर्सडे को खरीदा है, जो एग्जैक्टली देखिए मंडे को हम लोग ने लेवल डिस्कस किया था 51 775, मुझे लगता है 20 25 पॉइंट ही ऊपर नीचे रह गया होगा संदीप जी। 51 750 का लो रहा होगा। और सिमिलरली निफ्टी में भी देखिए 10 15 ही पॉइंट रह गया होगा। 24 150 का के आसपास ही कहीं ना कहीं लो बना था। अगर किसी ने वहां खरीदा है, बिल्कुल खड़ा रहे सर।
मुझे लगता है ऊपर की तरफ जैसे 52,700 कटेगा, 53,800 का टारगेट ऊपर की तरफ आएगा। उस स्थिति में आप तुरंत आईसीआईसीआई बैंक को जरूर पकड़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इमीडिएटली रिट्रेस करेगा। ये भी कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक में बाय ऑन डिप्स रखा जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम से कम 1,400 रुपए के भाव दो एक्सपायरी में अगस्त तक इसमें भी खुलते हुए दिख सकते हैं। ओके तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहते तो तीन स्टॉक्स आपको बताए गए, इसमें एक्सिस बैंक है जो कि 1500 की ओर बढ़ रहा है। फेडरल बैंक में 1 से 2 एक्सपायरी का समय देंगे, 220 230 तक के टारगेट आ जाएंगे। और आईसीआईसीआई बैंक में भी 1400 रुपये तक के टारगेट अगली 2 एक्सपायरी में आ सकते हैं अगर बैंक निफ्टी अपनी चाल ऊपर की ओर पकड़ता है तो। सर ब्रेड्स की अगर हम बात करें तो बाजार में भले ही मार्केट रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, लेकिन ब्रेड जो थी एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो वो डिक्लाइंस के फेवर में थी, क्योंकि आईटी डोमिनेटेड बाजार था शुक्रवार की जहाँ तक बात है। बाजार में पूरे हफ्ते में 1% के आसपास की गेंस बने, लेकिन फ्राइडे का एडवांस डिक्लाइन थोड़ी सी मायूसी दिखा रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था। पिछले हफ्ते भी मेरी आपसे बात हुई थी। अभी क्या लग रहा है सर, पिछले हफ्ते का जो मूव आया है उसमें हालांकि फ्रंटलाइन इंडाइसिस ने ही आउट परफॉर्म किया है, क्या अभी कोई ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं जो आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाइज खरीदे जा सकते हैं? जी देखिए, अगर आप बहुत सारे शेयर्स हैं जैसे खरीदे जा सकते हैं। अगर आप देखें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव आपको इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं बनता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यू इंडिया एश्योरेंस देखें या एसबीआई लाइफ देखें या एचडीएफसी लाइफ देखें, तो वहां पर भी आपको डिसेंट मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट में एक अच्छे मूव हैं। गोल्ड के प्राइसेस देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से। तो देखिए अच्छे मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंफ्रा सेक्टर में देखें तो आईआरबी इंफ्रा है, त्रिवेणी है, राइट, तो जीएमआर है। तो यहाँ पर एक अच्छे मूव आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सिलेक्टिव पॉकेट्स में आप देखें, अगर आप एफएमसीजी में देखें, ब्रिटानिया है, एचयूएल है, ज्योति लैब्स है, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी अगर अगर आप बॉटम अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग रखेंगे, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहेंगे संदीप जी, तो मुझे लगता है काफी आपको वहां पर अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, हफ्ते में एक बार आपसे बात होती है तो ये मैं मौका लेके आपसे पीएसयू शेयरों पे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि कोई एक तबका ऐसा है पीएसयू शेयरों का जिसमें हम काफ़ी अच्छा एक्शन देखते हैं। उसमें रेलवे वाला तो है ही है। शुक्रवार की बात करें तो राइट्स हुआ, एयरकॉन हुआ, आईआरएफसी हुआ, इनमें फिर से तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप वीकली गेनर्स की बात करें तो उसमें आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को डाल सकते हैं, इरिडा को डाल सकते हैं जिसके फ्राइडे को नतीजे भी आए थे। इसके अलावा आईएफसीआई, एनएफएल, आरसीएफ, इनमें 30% तक का जो मूव है वो हमने वीकली बेसिस पे बनता हुआ देखा है। तो पीएसयू शेयरों में कैसे रणनीति बनानी है सर, क्योंकि कुछ स्टॉक हम देखते हैं जो मुनाफा वसूली की चपेट में आते हैं तो वहाँ पे करेक्शन भी काफ़ी शार्प होता है, और कुछ शेयर लगातार अपना जो अपमूव है उसे जारी रख रहे हैं। अभी कैसे स्ट्रेटेजाइज करें इस सेक्टर में? मुझे याद पड़ता है संदीप जी, अभी एक ही दो दिन पहले आपसे रेडा को लेकर के आपने कहीं ना कहीं देखिए डिस्कशन किया था शिपिंग कंपनीज को लेकर के। तो शिपिंग उसके अंदर कॉर्पोरेशन। देखिए मुझे लगता है अभी भी उस दौरान भी डिस्कशन हुआ था, शिपिंग कॉर्पोरेशन 350 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सीमैक में एक अच्छा व्यू है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1850 1970 के टारगेट के लिए सीमैक को होल्ड करना चाहिए। अगर आप इरेडा को देखें तो देखिए अभी भी मुझे लगता है रिलेटिवली इरेडा को देखें तो कहीं ना कहीं सस्ता है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्जिन प्रोजेक्शन है मैनेजमेंट के, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सस्ता है स्टॉक। तो यहाँ पर भी अच्छे मूव आगे की तरफ आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। तो क्योंकि बाजार वो स्टॉक्स जहां पर कि आने वाले समय में अगले 2-3 साल में मार्जिन एक्सपेंशन है, वहां पर बाजार अभी लिक्विडिटी जबरदस्त दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी अट्रैक्शन बाकी है। चॉपीनेस रह सकती है। रेडा को देखिए 250 के आसपास का बेस है, मुझे लगता है चॉपीनेस रह सकती है। लेकिन लंबे समय में आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी आपको कहीं ना कहीं 360 370 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेड नहीं करना है। अगर आप शिपिंग देखें, एरोस्पेस डिफेंस देखें, ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लंबे नजरिए से बने रहेंगे तो आप बाजार की नॉइज से, चॉपीनेस से बचेंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में मिलेंगे। एक बार सर रेलवे शेयरों पे भी अपनी राय दे दीजिए, पीएसयू वाले जो रेलवे शेयर हैं। जी क्योंकि देखिए शुक्रवार अगर को, आप आईआरएफसी, जी हाँ अगर आप शुक्रवार को, आईआरएफसी को देखिए, जी 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 तो सर शुक्रवार को तीन जी स्टॉक्स लाइमलाइट में थे, राइट्स, जी इरकॉन और आईआरएफसी। जी तो देखिए मैं आईआरएफसी को ही कहीं ना कहीं डिस्कस करने की क्या डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए अगर आप राइट्स को देखिए और जी
जी, अगर आप राइट्स को देखें संदीप जी, माफी चाहूंगा, एक मिनट, मुझे चार्ट खोलने में समय लग गया। तो देखिए राइट्स को अगर आप देखें तो 771 का भाव है, बहुत अच्छा बेस है 665 के पास, और इस तरह का कंसोलिडेशन। देखिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक फ्लैग, एक एक पेनेंट का पैटर्न बन रहा है लंबे चार्ट्स के ऊपर। 500 रुपए के आसपास से स्टॉक चलना शुरू हुआ था दिसंबर में। तो आप देखिए पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये जो ब्रेकआउट आएगा, ये करीब, ये दोबारा ये 500 रुपए से 700 रुपए, करीब करीब आपको 300 रुपए का भाव ऊपर की तरफ खोलता हुआ दिखाई देगा। तो 1000 रुपए के भाव भी पोजिशनली मार्च तक अगर आप देखें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आईआरएफसी महंगा है, 100 का पी है, लेकिन फिर भी देखिए बाजार कहीं ना कहीं लिक्विडिटी चेस कर रही है स्टॉक को। मुझे लगता है कम से कम 275 से 300 रुपए के भाव दिखेंगे, बट चॉपीनेस रह सकती है। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल इसी वीक का जो लास्ट वीक का जो लो था, तो 190 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेल कीजिए। 275 से 300 रुपए के टारगेट यहां भी आपको देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट है सर। तो ये तो बात हुई जहाँ तक रेलवे के पीएसयू शेयरों की बात है। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सर जियो फाइनेंशियल, शुक्रवार को ऐसी खबरें थी कि आरबीआई से एनबीएफसी के बजाय जो सीआईसी यानी कि जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके रूप में काम करने की, या उसमें अपना जो कामकाज का तरीका है बदलने में आरबीआई से इनको हरी झंडी मिल गई है। तो जियो फाइनेंशियल को लेकर आपकी क्या राय है सर? जब चलता है तो एक साथ हम देखते हैं कि कई दिनों तक लगातार रैली आती है, और अब एक सुस्ती के मूड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है इन लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं? जी देखिए, कहीं अगर आप देखेंगे तो जियो का जो फाइनेंशियल ईयर 24 का आप अगर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देखेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 5 टाइम्स हुआ है। स्टैंडअलोन प्रॉफिट में हमें डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, 10 टाइम्स के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं आपको अगर ये डिमर्ज होता है रिलायंस से और आईपीओ आता है, तो आप ये मान करके चलिए पहला टारगेट तो इसके अंदर आपको 450 रुपए दिखेगा, मतलब ये बहुत तेज मूव आएगा और आपको 450 रुपए के भाव दिखेंगे। पहले भी मैं जियो में कहीं ना कहीं बुलिश रहा हूं, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। 300 रुपए से 320 के पास अच्छा बाय का बेस है। अगर कोई भी गिरावट हो तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। बेस आप 320 का मान के चलिए, गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए। अगर जैसे ही आईपीओ से रिलेटेड कोई न्यूज आती है या होता है कहीं ना कहीं, आप देखिए 450 रुपए के भाव इसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 450 तक के जो भाव हैं वो जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, 300 320 के आसपास मिले तो इसमें आप एंटर करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क फार्मा भी पिछले हफ्ते फोकस में थे। ग्लेनमार्क लाइफ का हमने देखा एक ओएफएस आया था, ग्लेनमार्क फार्मा ने पूरी तरह से इस कंपनी से एग्जिट कर लिया, लेकिन इसको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। चाहे आप इंस्टीट्यूशनल साइड से देखें 261% भरा था, और रिटेल बुक भी अगर आप देखें 2 गुना से ज़्यादा बनती हुई दिखी थी। तो ग्लेनमार्क लाइफ में 855 रुपये के आसपास फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? जी तो देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा एंट्री इसमें अभी मत कीजिए, इसको सेटल होने दीजिए। करीब आप एक भाव पकड़ लीजिए 890 अभी। तो 890 के ऊपर सेटल होता है बिल्कुल खरीदिए। अगर 890 के ऊपर सेटल करेगा तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, स्टॉक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो पहला टारगेट आपका बनता है 1000, दूसरा टारगेट बनता है 1200। तो अगर आप देखिए कहीं ना कहीं एक नॉच बेटर है ग्लेनमार्क फार्मा। आप यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1800 रुपए की तरफ पोजिशनली जा रहा है। मुझे याद पड़ता है पहले भी कई बार मैंने स्टॉक को 1000 रुपए उसके नीचे के भाव पर, 800 से 1000 रुपए के भाव पे रिकमेंड किया है। 1300 के 1300 1400 रुपए के आसपास का भाव है। मुझे लगता है 1800 की तरफ पोजिशनली जा रहा है। करीब दिसंबर तक का समय दीजिए। ओके, तो दिसंबर तक का समय दीजिए। ग्लेनमार्क लाइफ के बजाय ग्लेनमार्क फार्मा ज़्यादा बेहतर है, जिसमें 1800 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ग्लेनमार्क लाइफ में भी आप देखें तो 890 का लेवल अगर पार हो गया तो इसमें भी 1000 और उसके बाद 1200 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब जरा एक बार फिर से वापस नतीजों पे फोकस करते हैं सर। हमने टीसीएस, एचसीएल टेक की, उनकी सबकी तो बातचीत कर ली। ओवरऑल जो अभी तक जितना भी रिजल्ट सीजन हमने देखा है, जिसमें डेल्टा कॉप से शुरुआत हुई थी, केशोराम इंडस्ट्रीज़ के नंबर आए, इरिडा के नंबर आए, कुछ और छोटी कंपनियां जिनके नंबर्स आते हुए देखे हैं, तो अभी तक आपने रिजल्ट सीजन को कैसे रेट किया है? और नंबर से पहले या फिर रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनियों के, उससे पहले कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद हो? देखिए मैंने संजीव जी, देखिए आईटी का डिस्कशन किया था। वो पहले ही प्री पोजिशनिंग हो गई थी आईटी के अंदर। पहले से ये बात मान ली गई थी कि कहीं ना कहीं टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल तक है,
और दूसरे काउंटर्स हैं, यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैनेजमेंट बोलेगा कि हाँ, आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप देखें तो बीएफएसआई और हाईटेक सेक्टर से कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जुलाई जून से ही डिस्काउंट होना शुरू हो गई थी। तो अभी भी मुझे लगता है निफ्टी आईटी की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें तो बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं, क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो कर रहा था मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो वहां पर काफी वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई हो गए। मुझे लगता है रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को मिल सकती है मिड कैप स्मॉल कैप में। बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स रहेंगे जहां पर अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी गैप है। अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो करीब 10% का गैप यहाँ पर अभी भी है संदीप जी। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है लिक्विडिटी फ्लो करेगा निफ्टी आईटी में, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आईटी ही एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है। अभी तक की जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से अभी भी 10% के आसपास का और अप मूव जो है वो निफ्टी आईटी में नतीजों के हिसाब से देखने को मिल सका है। कई सारे जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उसका जिक्र हमने किया भी है, जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनमें आप चाहें तो जो स्टॉक्स सर ने आपको बताए थे उसमें जेंसर टेक एक स्टॉक था, बिरला सॉफ्ट है, और उसके साथ साथ आप चाहें तो डिप्स पर एचसीएल टेक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी सवाल सर, आज की अगर हम बात करें या इस हफ्ते की बात करें, किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में पैसा बनता हुआ दिखेगा? कौन से रिकमेंडेशंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, तो देखिए आईटी तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है। यहाँ पर एक स्टॉक मुझे लगता है मन्नापुरम और मुथूट दोनों में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, काफी समय से बना हुआ है। देखिए 166 रुपए के भाव से मन्नापुरम में अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हुए थे मन्नापुरम में, तब भी संदीप जी मैंने यही कहीं ना कहीं व्यू दिया था कि मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मुझे लगता है उस वक्त 125 रुपए 130 रुपए के आसपास का भाव था। आप देखिए इसने क्या किया, स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई नवंबर 21 का जो हाई था 209 210 का, उसको तोड़ दिया इस वीक में स्टॉक में, और अच्छा वॉल्यूम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोजिशनली मैं इसको लॉन्ग टर्म पिक पे भी संदीप जी सजेस्ट करना चाहूंगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। 280 रुपए के भाव में खोलेंगे। देखिए 220 225 के आसपास का भाव है। 209 के पास एक स्टॉप लॉस रखिए, बहुत छोटा 209 के पास बाय का लेवल रखिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनली साल भर के लिए ये 2 क्वार्टर तक होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 280 रुपए के भाव इसके अंदर खुलेंगे। बिल्कुल पोजिशनली बने रहना चाहिए इसके अंदर। चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस एक और स्टॉक है टीसीएस के अलावा जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 280 रुपये के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि शेयर अभी 220 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स की बातचीत हुई है, आपसे विदा लें उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, हो सकता है कि जो इंडेक्स और स्टॉक में ऑप्शंस की पोजीशन शेयर की गई है, और जो लॉन्ग टर्म कैश की पोजीशन शेयर की गई है निफ्टी आईटी के कंस्टिट्यूएंट्स में एंड ब्रॉडर मार्केट में, वहां पर हो सकता है क्लाइंट्स की पोजीशन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुबह सुबह आज हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया, मार्केट्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर आपने जो बातचीत करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, गुड डे सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। चलिए, तो बाजार में हो सकता है कि इस हफ्ते भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिले, और आईटी जो कि शुक्रवार का स्टार परफॉर्मर था, वही हो सकता है कि इस हफ्ते भी बाजार में दम भरता हुआ दिखे। नतीजे काफ़ी सारी कंपनियों के आने बाकी हैं, अभी केवल टीसीएस और एचसीएल टेक के आए हैं, और ख़ास तौर पे जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं वहाँ पे बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है वो आपको नतीजों से पहले लेकर चलनी है। और नतीजों पर लगातार मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आप पर लगातार कवरेज लेकर आते ही रहे हैं। बीच बाजार में 10:30 बजे वो आपके साथ जुड़ते हैं। नतीजे जो आने वाले हैं, जो नतीजे आ चुके हैं उनके ऊपर, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर उनकी काफ़ी ज़्यादा कवरेज रहती है, काफ़ी गहरी पकड़ है। तो आप 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, बीच बाजार में सोमवार से शुक्रवार। तो उम्मीद करते हैं आज जो ये पूरा हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ क्या खरीदें क्या बेचें में मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।